नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं सीधे मुंबई से। ये भारत की बात है। सुशांत के साथ हर दिन बर्बादियों का जश्न मनाया जाता था। और जानते हैं जश्न कौन मनाता था? सुशांत की गूंगी गुड़िया रिया चक्रवर्ती। और रिया सुशांत के फार्म हाउस में 2-4 दिन में बड़ी पार्टी देती थी। आते थे झूमते हुए इस पार्टी में लोग, बड़े बड़े लोग आते थे। पार्टी में नोट उड़ते थे। सुशांत को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि रिया तो दोनों हाथ से पैसे उड़ाती थी। घर वालों को भी बुला लेती थी, आप भी आ जाओ, सुशांत के पैसे हैं ना, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन जब परतें खुल रही हैं, तब पता चल रहा है जड़ें कितनी गहरी हैं। इसलिए अब सब बिलों से बाहर निकल रहे हैं। और अब पता चल रहा है कि ड्रग के इस धंधे में, गंदे धंधे में कितने बड़े भाई हैं। श्रीलंका तक इनके तारे हैं। मैं इसे आप साफ कहना चाहता हूं कि अभी तो हमने पूंछ पर पैर रखा है। जबड़े तक पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी। ड्रग्स पर बॉलीवुड की आंखें बंद। सुशांत का रिमोट कंट्रोल रिया के पास। सुशांत के घर में रिया के जासूस। ड्रग्स के मुद्दे पर बॉलीवुड 2 गुटों में बंट गया है। कुछ लोग जया बच्चन का समर्थन कर रहे हैं, तो रवि किशन को भी कुछ का समर्थन मिल रहा है। सोनम कपूर, फरहान अख्तर, उर्मिला मातोंडकर और हेमा मालिनी ने जहां जया बच्चन का साथ दिया, तो वहीं कंगना रनौत, जया प्रदा, रणवीर शौरी और मनोज तिवारी रवि किशन के साथ खड़े दिखे। रवि किशन ने कहा कि वो ड्रग्स माफिया से भिड़ गए हैं और इस पूरे नेक्सस को तोड़ना जरूरी है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो नहीं जुड़ रहे थे। अब उनको भी लग रहा है कि रवि किशन हमारे बच्चों की भी बात कर रहा है। एक सुंदर सी इंडस्ट्री रही। जब हम लोग आए थे तब ऐसा कुछ कल्चर नहीं था केमिकल का। केमिकल, आपके दर्शकों को बता दूं, केमिकल, ये ड्रग्स जो है, केमिकल वॉर, जैसे एक बायो वेपन की तरह चाइना भेजा कोरोना, उसी तरह केमिकल ड्रग्स भेजा जा रहा है हमारे देश की युवाओं को खत्म करने के लिए। बीजेपी नेता और अभिनेत्री जया प्रदा ने खुलकर रवि किशन का समर्थन किया और कहा कि बॉलीवुड हमारा भी है, इसे ड्रग्स से बचाना चाहिए। रवि किशन जी को मैं इसलिए समर्थन करना चाहती हूं कि उन्होंने जिस मुद्दे पर एक अहम मुद्दा उठाकर देश के जो युवाओं को बचाने के लिए, ड्रग्स से जो पीड़ित लोग हैं उनको इस ड्रग्स से मुक्त करने के लिए उन्होंने मुद्दा उठाया। कंगना रनौत ने भी विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि वो एक शस्त्राणी हैं और अपनी आवाज बुलंद करती रहेंगी और राष्ट्रवादी बनकर जीती रहेंगी। कंगना रनौत ने कहा, मैं एक छत्रणी हूं और पीछे हटने वाली नहीं हूं। मैं सिर कटा सकती हूं लेकिन सिर झुका नहीं सकती। अपने सिद्धांतों से मैं समझौता नहीं कर सकती। कंगना रनौत का ये बयान सामने आया है। कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार के ठीक सामने खड़ी हैं। वहीं रिपब्लिक भारत ने जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री से दिशा सालियान के 100 नंबर डायल करने पर सवाल किया, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया। सर, दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था। सर प्लीज, सर दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्यों? सर क्या कहेंगे? सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर रईस ने भी कई खुलासे किए। रईस ने बताया कि रिया सुशांत को कंट्रोल करती थी और उनका पूरा परिवार सुशांत को लूट रहा था। यहाँ तक कि सुशांत उस रिश्ते से बाहर आना चाहते थे, इसीलिए रिया श्रुति मोदी के जरिए सुशांत की जासूसी करवा रही थी। ऐसा तो नहीं ज्यादातर, लेकिन उनका देखा कि ज्यादातर वो लोग तीनों का कुछ एक मिलाव बहुत था। अच्छा। मतलब उनकी मम्मी का और रिया का और श्रुति मोदी, बहुत ये थे लोग, क्लोज थे। एक तरफ रिया का काला चिट्ठा एक एक कर खुल रहा है और रिया के जरिए ड्रग्स माफिया की बॉलीवुड में पकड़ का खुलासा हो रहा है।
बावजूद इसके बॉलीवुड में अब भी कुछ लोग हैं जो ड्रग्स के इस नेक्सस से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। आखिर क्यों और किसके दबाव में ये लोग ड्रग्स कनेक्शन की बात को नहीं मान रहे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुशांत सिंह की मौत की चुप्पी अब दहाड़ मारकर बाहर आने के लिए बेताब है, क्योंकि रिपब्लिक भारत सुशांत सिंह की मौत का परत दर परत खुलासा कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपब्लिक भारत सुशांत और दिशा की मौत को लेकर 100 से ज्यादा खुलासा कर चुका है, और रिपब्लिक भारत के सारे सबूतों को देश ने देखा है, आपने देखा है। लेकिन महाराष्ट्र की ये सरकार और मुंबई की मट्ठा पुलिस को सबूत नहीं दिखाई देते, काला चश्मा लगा लेती है, क्योंकि मुंबई की मट्ठा पुलिस सुशांत और दिशा के कफन से सबूतों को मिटाने में जुटी है, मट्ठा डाल रही है। जहां पूरा देश सुशांत और दिशा की मौत को जानना चाहता है, सच जानना चाहता है, भाई महाराष्ट्र की ये उद्धव सरकार और मुंबई की मक्कार पुलिस सुशांत और दिशा की मौत पर लगातार चादर डाल रही है। आज मैं आपके सामने सुशांत की मौत से जुड़ा एक और खुलासा करने जा रहा हूं, और मैं लगातार कहता रहा हूं कि सुशांत और दिशा की मौत का सच देश के सामने लाने के लिए रिपब्लिक भारत तब तक खुलासे करेगा जब तक चीख चीख कर ये सबूत गवाही नहीं देते हैं, जब तक मुंबई की मट्ठा पुलिस चिल्लाकर ये ना कह दे कि अब और सबूतों की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपब्लिक भारत की मुहिम का ही असर है कि सुशांत और दिशा सालियान की मौत का सच सीबीआई खंगाल रही है। आज मैं आपको सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर के उस सनसनीखेज खुलासे के बारे में बताने जा रहे हैं, जैसे सुशांत की ये डर्टी गर्ल रिया उन पर अपना कब्जा जमा रही थी। मेरे कहने का मतलब है कि रिया ने सुशांत सिंह पर अपना पूरा कंट्रोल कर रखा था। सुशांत के साम्राज्य पर सिर्फ रिया का ही राज्य चलता था, रिया राज करती थी, यानी रिया सुशांत की रिमोट कंट्रोल थी। रिया के इशारे के बिना सुशांत सिंह 1 इंच दाएं बाएं कहीं नहीं जाते थे। मेरे कहने का मतलब है कि रिया ने सुशांत को एक तरह से रोबोट बना दिया था। बिना रिया के सुशांत एक पैसे भी खर्च नहीं कर सकते थे। सुशांत के पैसों पर रिया का पूरा परिवार ऐश कर रहा था, पार्टियां कर रहा था। शॉपिंग कोई करे, बिल चुकाएंगे सुशांत सिंह। पार्लर कोई जाए, लेकिन बिल सुशांत सिंह चुकाएंगे। खर्च करेंगे सुशांत सिंह, पार्टी चाहे कोई और करे। ये तो सुशांत की गोल्डन गर्ल रिया की एक बानगी भर है। जब रिया के पूरे काले कारनामे को सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर रईस ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की और बड़े खुलासे किए। वो सुशांत की संदिग्ध मौत से पर्दा उठाने वाले हैं। रईस ने रिपब्लिक भारत से जो कुछ कहा वो देश की नींद उड़ाने वाला है। और फार्म हाउस के मैनेजर ने हमें जानकारी दी, वो सुशांत और रिया के रिश्ते को शर्मसार करने वाला है। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर रईस ने कहा है कि रिया का पूरा परिवार यहां आता था, पार्टी करता था, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाता था, लेकिन इस पार्टी का पूरा खर्च सुशांत सिंह ही उठाते थे। मेरे कहने का मतलब है कि रिया का पूरा परिवार सुशांत के पैसों पर ऐश कर रहा था। और रिया का पूरा परिवार ही नहीं, बल्कि उसके रिश्तेदार, दोस्त, वो भी सुशांत के पैसों से अपना शौक पूरा कर रहे थे। हमसे बातचीत करते हुए कहा कि रिया के माता पिता अक्सर इस फार्म हाउस में आते थे। रिया का जन्मदिन भी सुशांत ने इसी फार्म हाउस में मनाया था, जिसमें रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, उसकी मां संध्या चक्रवर्ती, रिया का भाई ड्रग्स का शौकीन
शौविक चक्रवर्ती और उसके कई रिश्तेदारों ने इस बर्थडे पार्टी में शिरकत की थी। और रईस ने यह भी कहा है कि रिया सुशांत के पैसों पर पूरी नजर रखती थी। सारा खर्च रिया ही करती थी। किसको कितना पैसा देना है या किससे कितना पैसा लेना है, यह सारा हिसाब किताब रिया ही रखती थी। सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर रईस ने यह भी बताया कि पहले वो जो भी खर्च करता था उसका हिसाब किताब सुशांत को देते थे और तुरंत देते थे। और यही नहीं बल्कि उसके अकाउंट में सुशांत हमेशा कुछ पैसे रखते थे। लेकिन सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद वो एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए। उसे जरूरी खर्च के लिए पैसे नहीं मिले। और रईस ने बताया है कि पहले वो अपने खर्च के पैसे सीधे सुशांत से मांग लेता था। लेकिन सुशांत की जिंदगी में जब से रिया आ गई उसके बाद से उसे सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से संपर्क करना होता था, क्योंकि सैमुअल मिरांडा रिया के इशारे पर चलता था। मेरे कहने का मतलब है कि मिरांडा रिया की आंखों की भाषा समझता है। रिया क्या चाहती है इसे सैमुअल मिरांडा से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब हमने सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर से पूछा कि क्या सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी भी यहां आती थी, तो उसने बताया कि श्रुति मोदी और रिया के माता पिता अक्सर साथ ही आते थे। लेकिन सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा परछाई बनकर इनके साथ हमेशा रहता था। मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह की मौत के राज जानता है। सैमुअल मिरांडा सुशांत की मौत की वो कड़ी है जिससे सुशांत की मौत का राज बाहर आ सकता है। हालांकि सीबीआई सैमुअल मिरांडा से कई बार पूछताछ कर चुकी है और सैमुअल मिरांडा ने सीबीआई के सामने बड़े खुलासे भी किए हैं। कुछ ऐसे राज कबूल कर लिए हैं जो सुशांत की मौत की गुत्थी के उलझे रास्ते को साफ करता है। फिलहाल सीबीआई सुशांत की मौत से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने में लगी है। सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर रईस ने यह भी बताया कि श्रुति मोदी भी रिया के इशारे पर ही काम करती थी। मतलब सुशांत के खिलाफ ये तिकड़ी थी, बहुत सक्रिय थी तिकड़ी, कि सुशांत के हाथ पैर तिकड़ी की तिजोरी में बंद चुके थे। सुशांत चाहकर भी रिया की तिकड़ी के माया जाल से बाहर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब सुशांत ने अपना अकाउंट की डिटेल मांगी और उन्हें बैंक अकाउंट का डिटेल मिल ही नहीं पाया। रईस ने बताया कि सुशांत को यह लगने लगा था कि रिया उनके पैसों पर कुंडली मारकर बैठ चुकी है और यह उनका रिमोट कंट्रोल बन चुकी है, क्योंकि सुशांत चाहकर भी अपने पैसों का हिसाब नहीं रख पा रहे थे। वही फार्म हाउस मैनेजर ने यह भी बताया है कि घर के खर्चों का सारा हिसाब किताब रिया ही रखती थी। मतलब कि रिया की मर्जी के बिना सुशांत का एक पैसा इधर से उधर होता ही नहीं था। और यही वजह है कि रिया ने सुशांत के पूरे स्टाफ को अपने कब्जे में कर लिया। रईस ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में बताया, सुशांत रिया के खर्चे से बहुत परेशान थे। रिया खुद पर, अपने परिवार वालों पर, रिश्तेदारों पर, अपने दोस्तों पर खुलकर पैसे लुटाती थी, क्योंकि सुशांत रिया के एटीएम बन चुके थे। रिया को जितने पैसों की जरूरत होती थी वो सुशांत के अकाउंट से निकाल लेती थी। और यही नहीं, सुशांत के सारे एटीएम, क्रेडिट कार्ड वो रिया के पास ही थे। और हालत यह हो गई थी कि सुशांत को अपने खर्च के लिए भी रिया के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। और रिया के राजकुमार यानी उसका भाई ड्रग का शौकीन शौविक चक्रवर्ती सुशांत के फार्म हाउस में हमेशा धुएं का छल्ला बनाता दिखता था। फार्म हाउस मैनेजर रईस ने बताया है कि शौविक हमेशा नशे में डूबा रहता था। मतलब कि पैसा सुशांत का और नशा शौविक का। अगर किसी को मुफ्त में नशा मिलता है तो उसके लिए अच्छा क्या है। रिया का भाई शौविक सुशांत के पैसों पर दिन में ही तारे देखता था, जन्नत की वो सैर करता था।
क्योंकि रात दिन वो नशे में चूर रहता था। मैंने आपको पहले भी बताया कि नशे के शौकीन शौविक ड्रग पैडलर के संपर्क में रहता था। शौविक ने एनसीबी की पूछताछ में बाकायदा कबूल भी किया है। पहले तो नशे का शौकीन शौविक एनसीबी के अधिकारियों के साथ आनाकानी कर रहा था, लेकिन जब ड्रग पैडलर के साथ उसके व्हाट्सएप चैट सामने रखे गए कि देखो ये क्या है, तो शौविक सातवें आसमान से सीधे नीचे धरती पर गिर गया। उस शौविक की नसों में जो ड्रग की गर्मी दौड़ रही थी, अचानक उसे कपकपी लगने लगी। शौविक ने ड्रग पैडलर के साथ अपनी चैट को देखकर वो चुप हो गया और एनसीबी के अधिकारियों के सामने अपने गुनाह को कबूलने लगा। वही रिया का भी तो व्हाट्सएप चैट सामने आया है। रिया ड्रग पैडलर गौरव आर्या के साथ चैट करती थी और ड्रग्स के बारे में उससे जानकारी जुटाती थी। रिया ने ड्रग पैडलर गौरव आर्या को बताया था कि वो कौन कौन सी ड्रग लेती है। रिया ने उसे यह भी बताया था कि कभी कभी ले लेती हार्ड ड्रग। रिया के इस काले कारोबार का सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा सबसे बड़ा राजदार है और सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर रईस ने भाई बहन के इस काले साम्राज्य की अंधेरी कोठरी में आग लगा दी है। और रईस के खुलासे के बाद रिया और शौविक का काला कारनामा खुल चुका है। हाउस मैनेजर ने यह भी बताया कि सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी रिया के लिए जासूसी करती थी। श्रुति मोदी जो पहले सुशांत की मैनेजर हुआ करती थी, लेकिन बाद में रिया की वो मैनेजर बन गई, क्योंकि जब श्रुति को लगा कि रिया सुशांत के बढ़ते साम्राज्य की मालकिन बन बैठी है, तो वह सुशांत से पल्ला छुड़ाकर रिया के आंचल में बैठ गई। क्योंकि रिया के साथ रहने में श्रुति को भी तो फायदा दिख रहा था। और जब श्रुति को लगा कि वो रिया को खुश रखकर लाखों रुपए कमा सकती है, तो वो रिया के लिए सुशांत की जासूसी करने लगी। फार्म हाउस मैनेजर रईस का यह भी कहना है कि उसे सुशांत के सीए रजत मेवाती ने ये बातें बताई थी। रजत मेवाती ने उसे बताया था कि रिया के ब्यूटी पार्लर के भारी भरकम बिल आते थे और उसका भुगतान सुशांत के अकाउंट से होता था। फार्म हाउस मैनेजर रईस ने सीबीआई से 11 सितंबर को पूछताछ की गई रईस से, और सीबीआई के पूछताछ में फार्म हाउस मैनेजर ने कई राज बताए हैं जिससे सुशांत की मौत का राज सामने आ सकता है। फार्म हाउस मैनेजर ने बताया कि सीबीआई के अधिकारियों ने उससे 7 से 8 घंटे तक पूछताछ की है, जिसमें ढेरों सवाल थे। सीबीआई ने रिया और सुशांत के रिश्तों को लेकर भी सवाल दागे, लेकिन फार्म हाउस मैनेजर ने सबसे बड़ी बात बताई जो उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रईस ने रिपब्लिक भारत से कहा है कि सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद से उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई। पहले सुशांत हंसते मुस्कुराते थे, लेकिन उनकी हंसी को छीनकर रिया ने अपने पर्स में कैद कर लिया। वह सुशांत के सीए रजत मेवाती से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने रजत मेवाती से कई सवाल दागे। सुशांत केस में सीबीआई रजत मेवाती को 5 से अधिक बार बुला चुकी है पूछताछ के लिए। रजत मेवाती का बयान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक और जहां सुशांत के पिता के मुताबिक उनके खाते से 15 करोड़ निकाल लिए गए, वहीं रजत मेवाती ही वो शख्स है जो सीबीआई को यह बता सकते हैं कि सुशांत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। मेरे कहने का मतलब है कि सुशांत की मौत के मामले में इतने पुख्ता सबूत इकट्ठे हैं कि उनके कातिलों का बचना मुश्किल हो गया है, और हमारा प्रण भी सुशांत के कातिलों को जेल की सलाखों तक पहुंचाना है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा ने 60 पन्नों का एक नोटिस भेजा है। उस नोटिस में अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने और विशेषाधिकार हनन की धमकी दी गई है। नोटिस में लिखा है
क्या अर्णब गोस्वामी ने उद्धव सरकार से सवाल क्यों किए? अर्णब गोस्वामी से पूछा गया कि वो मुख्यमंत्री से सवाल क्यों कर रहे हैं और उन्हें जेल और विशेषाधिकार हनन की धमकी दी गई है। उन्होंने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। वो उद्धव ठाकरे और दूसरे नेताओं से सवाल पूछते रहेंगे और उनसे लड़ते भी रहेंगे। अर्णब उनसे कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन ऐसी अलोकतांत्रिक परंपराओं से हार नहीं मानेंगे। संविधान पर किसी का भी विशेषाधिकार नहीं है। इस पर देश के हर नागरिक का अधिकार है और अर्णब इस अधिकार का प्रयोग जारी रखेंगे और अपने सवाल भी पूछते रहेंगे। अर्णब से रिपोर्टिंग का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और हमारे साथ दो हमारे सहयोगी विवेक शांडिल और शिखा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विवेक, 60 पन्नों का एक नोटिस है, जेल भेजने, विशेषाधिकार हनन का नोटिस है, लेकिन अलोकतांत्रिक परंपराओं से हमने साफ कह दिया हम झुकेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। विकास, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुशांत की मुहिम के लिए, जो सुशांत के इंसाफ के लिए जो मुहिम हमने चलाई है, उसे रोकने के लिए तरह तरह की कोशिश की जा रही है, तरह तरह के पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। हमने देखा किस तरह से हमारे पत्रकारों को निशाना बनाया गया, हमने देखा कि हमारे साथ जो आकर खड़ा हुआ उनको निशाना बनाया गया, हमारे राह में रोड़े डालने की कोशिश की गई, अड़ंगा लगाने की कोशिश की गई। ये उसी में एक और प्रक्रिया आप इसको कह सकते हैं, उसी चरण में एक और कोशिश आप कह सकते हैं। लेकिन अर्णब ने साफ कर दिया है कि सवाल पूछने का जो मौलिक अधिकार हमें हमारा संविधान देता है, उस मौलिक अधिकार से हम पीछे नहीं हटेंगे और उस अधिकार का इस्तेमाल करते रहेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे और रिपोर्टिंग के दरमियान सवाल भी पूछेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। विकास, लेकिन विवेक, इससे एक चीज साफ है और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने, अर्णब गोस्वामी ने साफ कर दिया है कि रिपोर्टिंग का अधिकार, ये किसी संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं वो हर एक का अधिकार, हर नागरिक का अधिकार है, किसी का कोई विशेषाधिकार नहीं है और रिपोर्टिंग का अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल विकास, सवाल पूछने का ये मौलिक अधिकार हमें हमारा संविधान इस लोकतंत्र में मिलता है और इसी कर्तव्य का हम निर्वहन कर रहे हैं। हमने शुरू से जब इस इंसाफ की लड़ाई को शुरू किया था तो हमने हर किसी से सवाल पूछे। हम बस सवाल पूछते हैं और जायज सवाल पूछते हैं। हम वो सवाल पूछते हैं जो तीखे होते हैं, बेशक तीखे होते हैं, लेकिन उन सवालों से पूरा देश इत्तेफाक रखता है, देश की 130 करोड़ की जनता इत्तेफाक रखती है, पूरा देश उस सवाल के साथ होता है और वही सवाल हम इस केस में भी लगातार कर रहे हैं। ये सवाल हमने पालघर के मामले में भी उठाया, ये सवाल हम इस बार भी उठा रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमारे पत्रकारों को, रिपब्लिक के पत्रकारों को सलाखों के पीछे डालने की कोशिश हुई, आपने देखा हमें रिपोर्टिंग से रोकने की किस तरह की कोशिश हुई, आपने देखा हमारे साथ जो कोई आया उसे किस तरह से निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन हम न थके हैं, न रुके हैं और न रुकेंगे। विकास, बिल्कुल यही बात विवेक हम लगातार कह रहे हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत सारे रोड़े रास्ते में आएंगे, हम उनको भी पार करके चलेंगे। हमारे साथ शिखा भी लगातार हैं। शिखा, आज बड़ा खुलासा जो फार्म हाउस मैनेजर रईस ने किया है कि पूरे सुशांत की जिंदगी में रिया का कंट्रोल था और एक तरीके से सुशांत को रोबोट बना दिया था, एटीएम मशीन बना दिया था। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल विकास, देखिए किस तरीके से हम हमेशा से ही ये कहते आए कि रिया चक्रवर्ती जब से वो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई थी, उनकी जिंदगी काफी बदल गई थी, क्योंकि जब से वो ट्रिप से वापस आए थे वो बीमार रहने लग गए थे। क्या रिया उनके पैसों का इस्तेमाल ड्रग्स के लिए कर रही थी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे थे, हम यानी कि रिपब्लिक भारत लगातार उठा रहा था और देखिए अब वो धीरे धीरे करके जो परतें हैं वो खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से रईस यहाँ पर जिस तरीके से साफ साफ उन्होंने कहा कि किस तरीके से रिया के जिंदगी में आने के बाद, सुशांत की जिंदगी में जब रिया आ गई उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से जहन्नुम हो गई थी। तो जहन्नुम क्यों हो गई थी? क्योंकि लगातार हम जो खुलासे कर रहे हैं, ये पहला खुलासा नहीं है, 100 से ज्यादा हम खुलासे कर चुके हैं। शिखा, ये सिलसिला जारी रहेगा और रिया की मुश्किलें अब कितनी बढ़ने वाली ये आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक शांडिल और शिखा शर्मा आपका। और पता नहीं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में क्या क्या देखना अभी बाकी है।
कभी आपने किसी राज्य के गृह मंत्री को क्या चोरों की तरह भागते देखा है? नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज हम आपको दिखाएंगे, दीदार करवाते हैं इनके। पता नहीं आगे मुझे आपको यह मौका मिले या ना मिले। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टरों से ये घिरे दिख रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। वही अनिल देशमुख जो अपने अंदर आने वाली पुलिस की जांच पूरी होने से पहले किसी भी संदिग्ध की मौत को बंद करने लायक मान लेते हैं। कुछ उसी अंदाज में जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। हालांकि आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख बदहवास दिखे, डरे सहमे दिख रहे थे। एक सवाल से, महज एक सवाल से डर ऐसा कि उन्होंने बिना वक्त गवाए हाथ जोड़ लिए। कोशिश कर रहे थे किसी हाल में रिपब्लिक भारत के सवालों से पीछा छूट जाए, इसलिए भागने लगे। मन में सोच रखा था शायद ईश्वर आज किसी तरह बचा लो, अगर बच गया तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा। दरअसल आज से पहले वीर बलवान की तरह मीडिया का सामना करने वाले अनिल देशमुख को अंदाजा नहीं था कि रिपब्लिक भारत उन्हें घेर लेगा। अपने एक के बाद एक सवालों के जरिए पटखनी देगा, जिससे शायद वो अकेले ही क्या पूरी उद्धव सरकार भी बची रहना चाहती है, या फिर किसी अपराध को छिपाने के लिए जानबूझकर सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। उन्हें पता है इन्हीं सवालों के जवाब में सुशांत और दिशा की संदिग्ध मौत का राज छिपा है, और जब राज छिपा ही है तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुख से बोल नहीं फूटे और बिना देर किए रिपब्लिक भारत के संवाददाताओं के सामने हाथ जोड़ लिए। कोरोना महामारी का बहाना तो है ही, तो अपनी जबान को मास्क से तो ढका ही था। एक तरह से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वो सारी पैतरेबाजी अपनाई जिससे वो रिपब्लिक भारत के सवालों से बच निकले। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जब तक हमें सवाल का जवाब मिलता नहीं है हम रुकते नहीं हैं। 8 जून को दिशा सालियान को 100 नंबर पर फोन क्यों किया था? दिशा ने क्यों किया? यही सवाल था। और पुलिस ने क्या किया जानकारी है? आज भी हमारी संवाददाता ने शिखा शर्मा ने 2 मिनट के अंदर करीब 15 बार महाराष्ट्र के इस बड़े हाकिम से सवाल पूछे, लेकिन मजाल कि जनाब जवाब देने की जहमत भी उठाते। इनकी मजबूरी है कि अगर चुप रहकर ही सुशांत और दिशा के गुनाहगार बच सकते हैं तो वही सही। इसलिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री हाथ जोड़कर मौके से भाग खड़े हुए। पता नहीं अपने इस अंदाज से वो इशारों में क्या बताना चाहते हैं कि वो बहुत छोटे मोरे हैं, या फिर सच पर चुप्पी साधने के लिए दुनिया से माफी मांग रहे हैं। जो भी हो, उन्होंने दिशा सालियान को लेकर हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, जैसे वो सच का सामना करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिशा ने 8 जून को 100 नंबर पर फोन क्यों किया था, जो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। इसलिए सवाल बहुत जरूरी था ये, क्योंकि कोई भी शख्स मजाक में 100 नंबर पर कॉल नहीं करता है। कोई मुसीबत मंडरा रही होती है, संकट मोबाइल खड़ा होता है, तो वो इंसान 100 नंबर पर फोन करता है ताकि पुलिस उसे बचा ले, मुसीबत में उसकी मदद कर दे। तो क्या दिशा सालियान भी 8 जून को मुसीबत से घिर चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने 100 नंबर के जरिए पुलिस तक पहुंचने की कोशिश की ताकि पुलिस उन तक पहुंचकर किसी तरह से उन्हें बचा ले। इसलिए अब कुछ सवाल बहुत जरूरी हो गए हैं कि 100 नंबर पर दिशा ने मुंबई पुलिस से क्या बात की, उन्होंने अपनी संदिग्ध मौत से पहले पुलिस को क्या बताया था, या किस तरह की मदद मांगी थी। जबकि दिशा सालियान की संदिग्ध मौत को लेकर मुंबई पुलिस की यह थ्योरी है कि आत्महत्या की है, लेकिन आत्महत्या करने वाला
100 नंबर पर फोन क्यों करेगा? और अगर पुलिस की कोई मुंबई की इस मट्ठा पुलिस की सुसाइड थ्योरी को सही माने, तो क्या दिशा ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस वालों को न्योता भेजा था कि वो आत्महत्या करने वाली है, बचा ले? मैं पूछता हूं, क्या मुंबई पुलिस में मजाक चल रहा है? सुशांत और दिशा की संदिग्ध मौत को मजाक बना चुकी मुंबई पुलिस का यह कोई नया मजाक है क्या? आखिर दिशा को क्या जरूरत थी कि उन्होंने 100 नंबर पर कॉल कर दिया, डायल कर दिया? लेकिन मुंबई की मट्ठा पुलिस ने इस पर चुप्पी साध ली, जबकि 100 नंबर पर की गई हर कॉल रिकॉर्ड होती है। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख या फिर उनके अंदर आने वाली महाराष्ट्र पुलिस चुप क्यों है? खुलासा क्यों नहीं करती कि दिशा ने कॉल पर क्या कहा था, या किस तरह की मदद मांगी थी, या किससे बचने के लिए मदद मांगी थी? लेकिन हद तो यह है कि मुंबई पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर पर आए कॉल के बदले दिशा की क्या मदद की, किसी को पता नहीं है। अगर हम साफ साफ कहें कि मुंबई पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो गलत नहीं है। 8 जून जिस दिन दिशा ने 100 नंबर पर फोन किया था, उसी दिन 4वीं मंजिल से नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। अब उन्होंने आत्महत्या की या उन्हें फेंका गया, इस सवाल का जवाब तो हम खोज ही रहे हैं, क्योंकि दिशा सालियान ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि कोई उनकी मदद करे। मुंबई पुलिस को फोन लगाया, लेकिन पुलिस ने मदद ही नहीं की। उल्टे ही पुलिस ने सारे सबूत दरकिनार करते हुए दिशा की संदिग्ध मौत को आत्महत्या बता दिया। लेकिन अब तो ना मुंबई पुलिस से जवाब देते बन रहा है और ना ही यहां के गृह मंत्री राज्य के अनिल देशमुख से। जबकि रिपब्लिक भारत पर बीजेपी विधायक नीतेश राणे ने दावा किया था कि 8 जून को दिशा ने 100 नंबर पर फोन किया था, और नीतेश राणे का दावा है कि मौत से पहले दिशा ने डायल 100 पर कॉल कर मुंबई पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें बचाया नहीं। नीतेश राणे ने सुशांत और दिशा की मौत को लेकर भी बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें एक दावा यह भी शामिल है कि दिशा की मौत के कारणों के बारे में उनके मंगेतर रोहन राय को सब पता है, मगर वो डर के मारे भागा भागा फिर रहा है। और नीतेश राणे ने रिपब्लिक भारत पर यह भी दावा किया है कि अगर रोहन ने दुनिया को 8 जून की रात वाली पार्टी की सच्चाई नहीं बताई तो वो सीबीआई को सब राज बता देंगे। नीतेश राणे दिशा की मौत के बाद उनके बॉयफ्रेंड रोहन के गायब होने पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, और नीतेश राणे ने यह भी आशंका जताई है कि मुंबई से बाहर जाने के लिए रोहन पर किसी ताकतवर नेता ने दबाव बनाया था, जो 8 जून को ही पार्टी में भी शामिल था। नीतेश राणे ने रोहन की जान का खतरा होने की आशंका भी जताई है, जिसके बाद कई गंभीर सवाल हैं, जिसका जवाब मुंबई की मट्ठा पुलिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख दोनों को देना होगा। चाह कर भी हमारे सवालों से बच नहीं सकते, हम रोज सवाल पूछेंगे। और बॉलीवुड में तो पाउडर की खेप बह रही है, जैसे चाहिए बस उसे हाथ बढ़ाने की देरी है, जिसे जरूरत होती है उसके मुताबिक वो हाथ फैलाता है, और बहते हुए इस पाउडर की खेप से अपने स्वादानुसार निकाल लेता है ड्रग्स। और बॉलीवुड में ड्रग्स मिलना कितना आसान है आप सोच भी नहीं सकते। पार्टियों के अंदर ड्रग्स परोसी जाती है जैसे कोई मिठाई हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सितारा हो, सभी नहीं, उसके दरवाजे तक ड्रग्स पहुंच जाती है जैसे कोई फल और सब्जी हो, एक आवाज पर पहुंचती है। रिया और उसका भाई शौविक भी इसी ड्रग्स गैंग के सदस्य हैं। रिया और शौविक की ड्रग्स गैंग में अच्छी पैठ है, इतनी ज्यादा पैठ कि इनके इशारे पर पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स की होम डिलीवरी होती थी। रिया तो एनसीबी के सामने मुंह खोल चुकी है, जेल की हवा भी खा रही है, और रिया का ये नशेड़ी भाई
जेल में अपने दिन गिन रहा है। हर रोज इसे डर लग रहा है क्योंकि ड्रग्स पेडलर रोज खुलासे कर रहे हैं। भाई बहन के बयानों के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी की है और मुंबई में 3 जगहों पर एनसीबी ने छापेमारी की। 2 ड्रग्स पेडलर भी गिरफ्तार किए गए। सोचिन भाई बहन का किस किस ड्रग्स पेडलर से कनेक्शन है। रियान फैमिली के ड्रग्स के तार कहां तक जुड़े हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मुंबई और महाराष्ट्र की सीमाओं को पार कर भारत की सीमाएं भी इनके लिए छोटी हैं। इसीलिए ये पड़ोसी देश श्रीलंका तक भी पहुंच गए। ड्रग पेडलर्स के तार श्रीलंका से जुड़े हुए हैं और एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। खोद खोद कर इन सभी ड्रग पेडलर्स को बाहर निकाला जा रहा। ड्रग माफियाओं को ये छुप रहे हैं और सोच रहे हैं कि बच जाएंगे, मगर कोई नहीं बचा सकता। एनसीबी ने इस तरह से नकेल डाली है कि किसी भी बिल में होंगे निकाल लाएगी। मैं पूछता हूं बॉलीवुड के उन लोगों से, क्या आप लोगों को नजर नहीं आता जो बदनामी की बात कर रहे हैं? सब कुछ पानी की तरह साफ है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का कितना गहरा कनेक्शन है, ड्रग्स की कितनी गहरी पकड़ है बॉलीवुड में। सामने आ रहा सब, और ड्रग्स के लिए परेशान बॉलीवुड हो चुका है। इतना परेशान हो चुका कुछ सूझ नहीं रहा है। 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट है जो ड्रग्स का विरोध कर रहा है, दूसरा गैंग है जो विरोध करने वाले लोगों का ही विरोध कर रहा है। जब एक तरफ बॉलीवुड से ये आवाज उठ रही है कि ड्रग्स की ये खेप रोकी जाए, नशों में ड्रग्स ना खुले, तो क्यों कुछ लोग ढाल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रग्स माफिया के ढाल बन रहे हैं? क्योंकि बार बार ये गुट एक ही बात कह रहा है। ये गुट मानने को तैयार ही नहीं कि बॉलीवुड के ड्रग्स में कनेक्शन है। मैंने उस दिन भी कहा था कि एक नाम बताइए जिसे ना पता हो बॉलीवुड में, और मैं पूछना चाहता हूं इस गुट के लोगों से, चाहे वो जया बच्चन हो, सोनम कपूर हो, फरहान अख्तर हो, उर्मिला मातोंडकर हो, क्या आप लोगों को रिया का कनेक्शन ड्रग्स का दिखता नहीं है? रिया क्या बॉलीवुड से बाहर थी? क्या रिया ने बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई नहीं की? क्या आप लोग खेप ये देख नहीं पा रहे या अपनी आंखें बंद किए हुए हैं? मगर मैं इन सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आंखें मूंदने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई है, सामने आ रही है। और फिर मैं पूछता हूं, आखिर ये लोग ठेकेदार कैसे बन गए इन लोगों को बचाने के? आखिर इन लोगों को कौन बचा रहा है? इस गैंग को? कहीं ये गैंग खुद ही ड्रग्स गैंग के दबाव में तो नहीं है? सच्चाई देखने के बाद, रिया और उसके भाई के जेल में जाने के बाद, ये लोग अब भी सो रहे हैं, अब भी नहीं जाग रहे हैं? क्या इन्हें भी अपने लोगों के जेल जाने का डर लग रहा है? और अगर डर सता रहा तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये डर याद रखना और इस डर को जिंदा रखना, क्योंकि अब कोई भी ड्रग्स गैंग का आदमी बचेगा नहीं, चाहे उसके कितने भी कनेक्शन गहरे क्यों ना, ऊंची पहुंच क्यों ना हो, कितना भी बड़ा उसका कोई आका क्यों ना हो, या उसके पीछे कितने भी बड़े आदमी का हाथ क्यों ना हो। मैं कहता हूं, बचेगा कोई नहीं। उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिन जेल की कोठरी में ही बीतेंगे, ये भी मेरी बात याद रखना। जानते हैं कुछ लोग क्या चाहते हैं? कि हर रोज सुशांत की इंसाफ की आवाज धीमी होती जाए। लेकिन मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं, जब तक आपका अपना चैनल रिपब्लिक भारत है, ऐसा नहीं होगा और सपने में भी नहीं होगा, ना मैं ऐसा होने दूंगा। कोई चोरों की तरह हमारे सवालों से भागे या फिर मुंह चुराए, हम हर सबूत को जबान देंगे। और आज मैं एक वादा आपसे और करता हूं, चाहे कोई भाई हो या फिर सत्ता में बैठे लोग,
किसी भी कीमत पर इंसाफ की आवाज हम दबने नहीं देंगे। और आज एक बात मैं और कहता हूं, हमारे सवालों से कब तक भागेंगे लोग? ये वादा है हमारा आपसे, बॉलीवुड की चाहे कितनी बड़ी मछली हो या कोई छोटा या बड़ा नेता हो, सुशांत की मौत का जो जिम्मेदार होगा, सुशांत की जान का जो जिम्मेदार होगा, उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। मजाक नहीं है, किसी की जान ले लो। और जिसने भी सुशांत की जान ली है, उसे इसकी कीमत जरूर चुकानी होगी।